हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोस को लाइक किया है, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे ही वीडियोस लाऊं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और बेनिफिशियल भी। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए डेफिनेटली अच्छा ही साबित होगा। राइट। तो अब हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस के लिए जीएस 1 से लेकर 6 तक। आपको पता है आपको आंसर्स एग्जाम में लिखने होते हैं, तो हम अपनी आंसर राइटिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। वो पॉइंट्स ले सकते हैं या आप ट्रिक्स मान सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को अगर आप वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तब उनको आप इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये पॉइंट्स आपको पता हो, लेकिन जब तक हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि हम जो भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है और उसकी जो डिमांड है उसे समझना है। कई बार हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा ये टॉपिक तो हमारा पढ़ा हुआ है, फिर जल्दी से लिखने लगते हैं। वहां पर आपकी नॉलेज चेक होगी, लेकिन इसलिए चेक होगी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप बता रहे हैं। इसलिए नहीं चेक होगी कि जो आप पढ़कर आए आपने सब कुछ लिख दिया। तो ये पॉइंट जो हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बार हम लोग गलती करते हैं इस चीज की, तो इस पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड को समझकर उसके बाद हमें उसको लिखना शुरू करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, उसका जो कीवर्ड है उसको समझिए और उसके बाद आंसर राइटिंग अपनी शुरू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो हो जाता है हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, हमारे आंसर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है। पहला हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में कई बार हम क्या करते हैं, हम उसमें भूमिका बांधने लगते हैं। राइट। जैसे हम स्कूल और कॉलेज में लिखते थे ना अपने आंसर्स की, इधर उधर की बातें घुमा फिरा के लिखने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है यहाँ पर हमें जीएस के आंसर्स में थोड़ा सा टू द पॉइंट होने की जरूरत है। इधर उधर की बातों के बारे में हमें नहीं लिखना है। अब एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है? देखिए, वैसे तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका होता है कि जैसे आपने मान लीजिए कीवर्ड पहचान लिया और उस वर्ड की डेफिनेशन लिख दी, तो ये एक अच्छा तरीका माना जाता है इंट्रोडक्शन का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कोई भी आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है टर्म, उससे संबंधित आपके पास कुछ डेटा हो। जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे संबंधित अगर आपके पास डेटा है तो इंट्रोडक्शन में आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद जो बात कही गई है अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित, क्या चैलेंजेस हैं या फिर इसके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहते हैं, तो उनको आप मेन बॉडी में एड्रेस करिए। पूरे क्वेश्चन में आपको उसको एड्रेस करना होगा मेन बॉडी पार्ट में। और मेन बॉडी पार्ट में अगर 2 चीजें पूछी गई है क्वेश्चन में, तो दोनों चीजों को एड्रेस करना है। जैसे एक मान लीजिए पूछा गया है कि चैलेंजेस क्या हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि इससे संबंधित कुछ मेजर्स बताइए। तो दोनों ही पार्ट्स को आपको मेन बॉडी में एड्रेस करना होगा। और ये ध्यान रखना होगा कि मेन बॉडी में एड्रेस करते वक्त हम दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। ऐसा ना हो कि आपके सामने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के चैलेंजेस पूछे गए, वो तो आपने 10 बता दिए, लेकिन जब मेजर्स पूछे गए तो आपने केवल 3-4 बताए। तो ये नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देकर, ये नहीं कि आप एग्जैक्टली 6-6 पॉइंट्स लिखें, एक में 6-7 लिख दीजिए, एक में 5-6 लिख दीजिए, ये चल सकता है, लेकिन इक्वल थोड़ा रखिए। ऐसा ना हो एक बहुत ज्यादा हो जाए और एक बहुत कम हो जाए। तो इस पॉइंट को ध्यान रखने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये भी ध्यान रखिए, अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपसे 2 पूछी गई हैं चीजें, तो पहले चीज के बारे में एटलीस्ट 6 पॉइंट्स लिखिए और दूसरे बारे में भी एटलीस्ट 6 पॉइंट्स लिखिए। राइट। तो ऐसा ना हो कि आपके पॉइंट्स कम हो जिसकी वजह से मार्क्स कम हो जाए। राइट। और 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो उसमें ऊपर वाले पार्ट में 4 पॉइंट्स, दूसरे वाले पार्ट में 4 पॉइंट्स। ठीक है। तो एटलीस्ट 4-4 का ध्यान रखिएगा। वैसे तो वहां पर टाइम बहुत ज्यादा कम होता है और हम कई बार भागने के चक्कर में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस आपके घर में जब होनी चाहिए तो वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। राइट। तो तीसरा पार्ट जो होता है हमारा कंक्लूजन का, तो कंक्लूजन में अब क्या होता है, देखिए कंक्लूजन में मैंने नोटिस किया है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ नॉर्मल लिख देते हैं कि अतः इसलिए ये हुआ, या दिस हैपेंड, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रीजंस थे इसलिए हुआ। तो ऐसा हमें कंक्लूजन नहीं लिखना होता है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कंक्लूजन जो हमारा हो वो हमारे बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच रखने की जरूरत है। साथ में हमें कंक्लूजन में एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखने की भी जरूरत है। अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या होती है? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज के लिए आपने चैलेंजेस डिस्कस कर लिए, तो आप चाहें तो उसके वे फॉरवर्ड लिखने की ये सुझाव दिए आपने कि आगे ये होना चाहिए। चाहे तो आप कंक्लूजन में उन्हीं वे फॉरवर्ड वाले पॉइंट्स को घुमाकर अच्छे टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है। वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन दोनों चीजें एक साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, एक ही चीज लग सकते हैं। अब बैलेंस्ड अप्रोच क्या होता है कि अगर आपसे किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए पूछा गया है, तो आप जब अपना कंक्लूजन दें
तो आप ये ना कह दें कि हाँ ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी थी, ये वाली चीज़ थोड़ी कम अच्छी थी। ये आपको नहीं करना होगा। आपको बताना होगा कि हाँ उसकी भी शॉर्टकमिंग्स है, उसकी भी शॉर्टकमिंग्स है, लेकिन एक हमें दोनों के बीच में संतुलन बनाने की ज़रूरत है। इस तरह से बैलेंस्ड अप्रोच देना हो कि आपका जो व्यू हो वो ये ना लगे कि आप किसी की तरफ भी पक्षपात कर रहे हैं, राइट? हो सकता है कोई ऐसा करंट अफेयर का मुद्दा आ जाए, कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जिसके आप बिल्कुल भी अगेंस्ट हो, लेकिन आंसर में आपको ये शो नहीं करना है। आपको थोड़ा-सा बैलेंस बताना है। आपको सरकार को क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना है कंक्लूजन में। आपको लिखना है कि हाँ, सरकार के ये कदम है वो सही दिशा में है, वो राइट डायरेक्शन में है, लेकिन इसके साथ हम ये सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे अपने जो शब्द हैं उनको बहुत ध्यान रखना होगा जब आंसर को हम कंक्लूड कर रहे हैं, राइट? और कंक्लूजन के लिए 2-3 चीज़ें और ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे हो गया सबका साथ सबका विकास, या फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इन अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन में वो कहीं फिट बैठ सकते हैं, तो अपने कंक्लूजन में इन सारे टर्म्स को थोड़ा डालने की कोशिश किया करिए। या फिर कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने कोई स्पीच दी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे बहुत सारे टर्म्स यूज करते रहते हैं कि कोई 3C कोई फिनोमिना दे देते हैं, प्रोग्राम प्लान, ठीक है, या फिर कुछ 5P कर दे देते हैं। तो वो वाले जो हो करंट अफेयर्स में उनको आप देख लीजिए, ठीक है, उनको आप अपने कंक्लूजन में लिखिए, राइट? तो ये आपके कंक्लूजन को और इफेक्टिव बनाएगा और अच्छा बनाएगा, राइट? तो ये हमारा दूसरा पॉइंट पे डिस्कशन हो गया कि कैसे हमको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन को एड्रेस करना होगा। जो तीसरा पॉइंट है हमारे डिस्कशन का वो है प्रेजेंटेशन पर। देखिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें लगता है कि हम बस अपने जब एग्जाम में लिख रहे होते हैं ना, तो हमको लगता है बस हम लिख आए अपनी सारी बात और हमें मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि वो थोड़ा साफ सुथरा लिखें। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आपके सामने कोई आता है अपनी आंसर कॉपी चेक करवाने के लिए और वो एकदम गंदा संदा काम करता है, भले ही उसने सब कुछ लिखा हो, सब कुछ एकदम ऐप्ट लिखा हो, लेकिन आपका मन ही नहीं करेगा कि आप उसको पढ़ें, ठीक है? तो जब हमारा मन नहीं करेगा तो वो लोग तो बहुत सारी कॉपीज चेक करते हैं, तो उनको आपसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो अगर आपको मार्क्स नहीं देंगे तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए आपको बेहतर करना होगा। राइटिंग में आपको कैलीग्राफी नहीं करनी है कि आप एकदम अक्षर बहुत अच्छे हो, लेकिन समझ आनी चाहिए कि कोई अगर सामने वाला पढ़ रहा है तो उसको एफर्ट्स ना करने पड़े। कोई भी एफर्ट लेकर आपको मार्क्स नहीं देगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंटेशन में एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारी थोड़ी स्पेस देकर हम लिखें। स्पेस हमको जितनी मिल रही है तो साफ साफ काम लगे। और प्रेजेंटेशन में डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स और मैप्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्वेश्चन पूछा जाता है GS2 में, ठीक है, तो अब उसके क्वेश्चन में आपसे इंडिया नेपाल के लिए पूछ लिया जाता है, तो आपने उसके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वहां पर, लेकिन आपने इंडिया और नेपाल का मैप नहीं बनाया है, तो वो आपको शायद मार्क्स कम करवा दे आपके। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है कि इंटरनेशनल रिलेशन का है तो अगर वर्ड मैप बनाने की जरूरत है तो हम वर्ड मैप में बता दें चीजों को, ठीक है? ऐसा भी ना हो कि आप हर जगह डालने लगे, लेकिन ये हो कि थोड़ा बैलेंस हो, जहां पर रिक्वायरमेंट हो वहां पर आप जरूर डालें, ठीक है? फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और मैप्स, ठीक है? जैसे अब GS5 और 6 जुड़ गया है तो यूपी का मैप जो भी मेरे ख्याल से अच्छे से प्रिपेयर कर रहा होगा, यूपी का मैप बनाना सीख गया होगा और वो डाल भी रहा होगा। लेकिन अब यूपी का मैप ऐसा ना हो कि आप बेतुक जगह है और उसमें भी आप डाल रहे हैं, तो बेतुकी जगहों पर नहीं डालना है, थोड़ा सा जहां पर रिक्वायर्ड हो, जहां पर उसको सही से मार्क भी कर सके, सिर्फ मैप बनाकर नहीं छोड़ देना है। जैसे अगर पूछा गया है मिनरल बेल्ट्स के बारे में या कोई भी मिनरल्स के बारे में, तो आप उसमें लोकेट भी कर सके, राइट? तब आपका वो जो मैप बनाना है वो सही माना जाएगा। सिर्फ आप मैप बना देंगे और उसमें कुछ लोकेट नहीं करेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। तो चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ ऐसा ना हो कि मैंने बोला है डायग्राम बनाने को, मैप बनाने को, तो आप उसको सिर्फ बना लें। बनाना है लेकिन उसको सही तरीके से उपयोग कर बनाना है, राइट? अगला पॉइंट जो आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए कंटेंट एनरिचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंटेंट एनरिचमेंट तभी हो सकता है कि जब आपके नोट्स रेडी हों और आप उसको मल्टीपल रिविजन करें, ठीक है? इतना रिवाइज कर लीजिए, इतना रिवाइज कर लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन वहां पर आता है तो आपको वहां पर सोच बनाना ना पड़े, ठीक है? आपके पास होना चाहिए कंटेंट, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए जनरल पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको मार्क्स भी जनरल ही मिलेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखकर अच्छे से रिविजन और अच्छे से कंटेंट अपने पास रेडी रखिए, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए और फिर जब आंसर राइटिंग करिए तो अच्छे कंटेंट के साथ सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, जो भी हमने आज डिस्कस करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। इन केस आपको नहीं समझ में आया है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट करके, और साथ में अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उससे जुड़कर भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।